दूसरा बिंदु आता है यंग बंगाल के प्रवर्तक। राष्ट्रीयता के उदय के कारणों में हमने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो उसका अध्ययन किया। अब हम करते हैं कि यंग बंगाल के प्रवर्तक कि भारतीयों में राष्ट्रीयता के बीज बोने में हेनरी लुई विलियम डिरोजियो का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। वह यूरेशिया था और 1828 ईस्वी में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। 1831 में ही कम आयु में उसका निधन हो गया था, परंतु 3 वर्ष की अल्प आयु में उसने जो कुछ कर दिया, उसने कॉलेज के विद्यार्थियों के सहयोग से 1828 ईस्वी में एक एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की और इस एसोसिएशन की बैठकों में नाना विषयों पर विचार विमर्श किया, जैसे कि स्वतंत्र इच्छा, भाग्य, धर्म, देश प्रेम इत्यादि। और इस एसोसिएशन के सदस्य क्रांतिकारी विचारों की प्रशंसा करते थे तथा ब्रिटेन के टोरियो की कटु आलोचना करते थे और वे अपने देश की दुर्दशा जो है उसके पर भी कविताएं लिखा करते थे और स्वतंत्र एवं स्वशासित भारत का स्वप्न देखा करते थे। वे एक तरफ भारत के सामंती कुसंस्कारों के विरोधी थे तो दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिक्रियावादी नीतियों के विरुद्ध भी आवाज उठाते थे। एसोसिएशन की गतिविधियों को आंदोलन कहा जाने लगा और आंदोलन को यंग बंगाल नाम दिया गया। डिरोजियो की मृत्यु के बाद यह आंदोलन बिखर गया, परंतु अपने अल्पकाल में ही बंगालियों के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना का इसने संचार कर दिया। तीसरा बिंदु आता है अंग्रेजी शिक्षा का और साहित्य कि भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में अंग्रेजी शिक्षा का भी सबसे ज्यादा योगदान रहा है। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किए जाने का उद्देश्य यह था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए और एक ऐसे वर्ग की स्थापना हो कि जो कि रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो किंतु रुचि, विचार और भाषा से अंग्रेज हो। और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का एकमात्र उद्देश्य था भारत में व्यापारिक कंपनियों और साथ ही ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था के लिए क्लर्क को तैयार करना। और मैकाले के विचार इस कथन की पुष्टि करते हैं कि उसके शब्दों में भारत को स्वतंत्र सरकार की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसे उसके नीचे की सबसे अच्छी वस्तु मिल सकती है। दृढ़ निष्पक्ष निरंकुशता स्पष्ट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य राष्ट्रीय जागरण का विकास करना नहीं वरन उसे जड़ से उखाड़ फेंकना था। हालांकि कुछ हद तक अंग्रेज अपनी चालें जो थी उसमें सफल भी रहे, परंतु इस नीति के कुछ विपरीत ही परिणाम निकले जिनसे अंग्रेजों ने की अपेक्षा नहीं की थी और यानी कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इसके ये अच्छे परिणाम भारतीयों के लिए साबित होंगे। और पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के परिणामस्वरूप भारतीयों को अंग्रेजी विद्वानों के प्रसिद्ध ग्रंथ जो उनका अध्ययन करने का, क्योंकि जाहिर है जब भारतीय जो उनको अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ गया तो उन्होंने विदेशी जो साहित्यकार जो थे उनके साहित्य जो उनको पढ़ा, जो कि स्वतंत्रता की भावना जो उससे ओतप्रोत थे, जिसकी वजह से भारतीय जो उनके मन में भी स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। और इन प्रसिद्ध विद्वानों में जैसे मिल्टन, बॉक, मिल, मैकाले, स्पेंसर आदि जो है मुख्य थे। इन विद्वानों के ग्रंथों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, स्वशासन आदि के विचार थे। रूसो और वोल्टेयर की रचनाओं ने राष्ट्रीय चेतना जो उसको और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। वस्तुतः पश्चिमी शिक्षा भारतीयों को स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के पश्चिमी सिद्धांतों के संपर्क में ले आई और अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारतीय नौजवानों में देश की वर्तमान राजनीति से असंतोष उत्पन्न हुआ और वे प्रशासन में सुधार करने की मांग करने लगे और उनके संकीर्ण विचारों में परिवर्तन आया। उनका दृष्टिकोण व्यापक होता गया और अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए नवयुवक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की बौद्धिक नेता बन गए। अंग्रेजी शिक्षा का एक अन्य प्रभाव यह भी पड़ा कि अब समस्त देश में एक संपर्क भाषा प्राप्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रांतों के निवासियों में पारस्परिक विचार विनिमय के लिए अवसर मिल गया। और इससे पूर्व देश में एक ही ऐसी कोई भाषा नहीं थी कि जिसके माध्यम से संपर्क स्थापित हो सके, क्योंकि हम अलग अलग यानी कि क्षेत्र के हिसाब से बटे होते और क्षेत्रीय भाषा जो बोली जाती थी। और ये केवल शिक्षा विशेषतः पाश्चात्य शिक्षा का परिणाम है कि विविधता से भरा भारतवर्ष एकता के सूत्र में बंध गया। विशेषतः भाषाओं के होते हुए एकता का कोई दूसरा सूत्र नहीं था और अनेक भारतीय विद्वानों ने भी अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिमी के संपर्क के महत्व को स्वीकार किया। डॉक्टर जकारिया ने लिखा कि अंग्रेजों ने सन 1833 में अंग्रेजी शिक्षा का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था उसे अधिक हितकर और कोई कार्य उन्होंने भारतवर्ष में नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद रूपी शिशु को पश्चिमी शिक्षा रूपी मां ने दूध पिलाया था। लेकिन यह कहना गलत होगा कि अंग्रेजी शिक्षा के अभाव में राष्ट्रीय आंदोलन भारत में पैदा ही नहीं होता। लेकिन इतना निश्चित है कि अंग्रेजी शिक्षा का जब भारत में प्रभाव ज़्यादा हुआ तो उससे राष्ट्रवाद की भावना जो है जल्दी उत्पन्न हुई। तीसरा बिंदु आता है पाश्चात्य प्रभाव कि पश्चिम के साथ
भारतीयों के व्यक्तिगत संपर्क से भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई और अनेक भारतीय या तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए अथवा यानी कि व्यापार वाणिज्य या फिर सैर सपाटे के लिए या फिर किसी अन्य कारणों से कहा जाता है कि इंग्लैंड या यूरोप के अन्य देशों में आते जाते रहते थे और वे वहाँ के स्वतंत्र वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने वहाँ की प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था। और जब वे पुनः भारत आए और यूरोपीय देशों की स्थिति से अपने देश की स्थिति की तुलना की तो उन्होंने अध्ययन किया कि उनके मन में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ और इस असंतोष ने राष्ट्रीय भावना को बल प्रदान किया और राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि जो उसका निर्माण होने लगा। पांचवा बिंदु आता है गैर सरकारी अंग्रेजों की भूमिका, कि गैर सरकारी अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने किस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना में जो योगदान दिया कि 1857 ईस्वी से पहले भारतवासियों के अंदर राष्ट्रीय भावना पैदा करने का बहुत बड़ा श्रेय गैर सरकारी अंग्रेजों को दिया जाता है। वे आमतौर पर ब्रिटेन के औद्योगिक बुजुर्गा वर्ग की प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित थे और उसका ही प्रतिनिधित्व करते थे। ये लोग भारत में वकील, शिक्षक, पत्रकार आदि बनकर आए थे और कंपनी सरकार के अधिकारी इन्हें तिरस्कारवश इंटरलोफर कहते थे और इन लोगों की कई बातों पर कंपनी के अधिकारियों से कई बार झगड़ा भी हो जाता था और इन्हीं लोगों ने कुछ प्रमुख भारतीयों के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए 3 प्रमुख संगठन बनाए थे। ये थे इंग्लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो कि 1838 ईस्वी में बना और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि 1839 ईस्वी में बना और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि 1843 ईस्वी में बना। और इन संगठनों के द्वारा चलाए गए आंदोलन जो थे उन्होंने भारतीय जनता जो उसको काफ़ी प्रेरणा दी थी। छठा बिंदु आता है यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारतीय संस्कृति का गुणगान, कि अनेक यूरोपीय विद्वानों ने भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो उसके बारे में गहराई से अध्ययन किया और उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से विचार प्रचार किया कि भी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो भी काफ़ी उच्च है और उसमें भी हमें बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। उन्होंने न केवल भारतीयों को अपितु समूचे संसार को उसकी महानता जो उससे परिचित कराया था। मैक्स मूलर, मोनियर, विलियम्स, राय सैसून, बुफोन, बुनफ आदि पश्चिमी विद्वानों ने प्राचीन साहित्य, धर्म और संस्कृति के संबंध में शोध कार्य भी किया और विश्व के सम्मुख भारतीयों के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास का ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जो कि किसी भी रूप में समकालीन यूरोपीय सभ्यता से पिछड़ा हुआ नहीं था। और इन अनुसंधानों और के परिणामस्वरूप भारत की प्राचीन आध्यात्मिक श्रेष्ठता और दैदीप्यमान सभ्यता के चिन्ह जो है भारतीयों के सामने आए। जब यूरोपीय विद्वानों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति की प्रशंसा की तो भारतीय और अधिक जागरूक हो उठे और उनका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बढ़ा और अपने राष्ट्र के प्रति पहले ही अपेक्षा कहीं अधिक राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई। और इस संबंध में मजूमदार ने लिखा, वह खोज भारतीयों के हृदय में चेतना उत्पन्न करने में असफल नहीं हो सकती जिसके परिणामस्वरूप उनके हृदय राष्ट्रीयता की भावना और तीव्र देशभक्ति से भर गए। ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र में राणा डेल, हरप्रसाद भंडारकर, राजेंद्र लाल मिश्र आदि भारतीयों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट बिंदु आता है प्रजातीय विभेद की नीति। यद्यपि 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भारतीयों को ये आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरियों में स्थान दिया जाएगा, किंतु ब्रिटिश प्रशासकों ने इस घोषणा पर कभी भी अमल नहीं किया, यानी कि उसको वास्तविकता में कभी लागू ही नहीं किया। वस्तुतः विप्लव के बाद तो अंग्रेजों की भारतीय के साथ पिछली सहानुभूति जो थी वो भी अब दुश्मनी जो उसमें बदल गई थी और प्रशासकीय क्षेत्र में भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की उन्होंने ठान ली थी। उन्हें अयोग्य घोषित करने और उनके प्रति रंग भेद की नीति जो थी अब और भी ज़्यादा जोर देने लगी थी। और 1869 ईस्वी में सुरेंद्र बैनर्जी ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु किसी तकनीकी भूल के आधार पर उन्हें तत्काल नौकरी से हटा दिया गया, जबकि इससे भी गंभीर भूल करने वाले अंग्रेज अधिकारियों के साथ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई थी। और इस घटना के संबंध में स्वयं बनर्जी ने अपनी आत्मकथा जो उसमें लिखा था कि मेरे मामले में भारतीयों के हृदय में भारी क्षोभ उत्पन्न कर दिया। उनमें यह विचार फैल गया कि यदि मैं भारतीय नहीं होता तो शायद मुझे इतनी कठिनाई नहीं उठानी पड़ी और किसी भी भारतीय न्यायाधीश को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं दिया गया था। एक ही अपराध के लिए भारतीय और अंग्रेजों के लिए दंड विधान जो था वो भी अलग अलग था। सर थियोडोर मॉरिसन के अनुसार भारत में घोर अदालती पापाचार है और ये एक निंदनीय सत्य है जिसको छुपाया नहीं जा सकता और अंग्रेज भारतीयों की हत्या बार बार करते हैं। उदाहरण के रूप में एक बार एक अंग्रेज सैनिक ने एक भारतीय रसोइयों को इसलिए मार डाला कि वह उसके लिए एक भारतीय स्त्री न ला सका और अंग्रेजों ने अकारण ही अनेक भारतीय जो उनकी हत्या की, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जाती थी। इस संबंध में हेनरी कॉटन ने भी लिखा कि यदि चाय के
रोपक पर किसी असहाय कुली को निर्दयतापूर्वक पीटने का अभियोग चलाया जाता है तो उसका निर्णय करने के लिए चाय के रोपक की जूरी बनाई जाती थी। यह जूरी स्वाभाविक रूप से अभियुक्त के पक्ष में होती थी। यदि किसी कारण से दोष सिद्ध हो जाता तो अंग्रेजों का सारा जनमत उस निर्णय की निंदा करता। आंग्ल भारतीय समाचार पत्र इस विरोध को प्रकट करते थे और अपराधी के लिए चंदा इकट्ठा करते थे और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा स्मरण पत्र तैयार किए जाते थे तब उनमें आप अपराधी के छुटकारे के लिए निवेदन किया जाता था। और गैरेट ने भी लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीयता के उत्थान का प्रमुख कारण यूरोपीय भारतीयों के मध्य जातीय कटुता थी। भारतीयों में असंतोष फैलने और अंग्रेजों का विरोध करने का प्रमुख कारण भारतीयों से किया गया दुर्व्यवहार था। वस्तुतः भारत में अंग्रेज शासकों ने भेदभाव की नीति को अपनाया और इस जाति भेद नीति के आधार से भारतीय केवल भय और दंड की भाषा को ही समझ सकते हैं। दूसरी बात यह कि एक यूरोपियन का जीवन अनेक भारतीयों के बराबर है। इसके अलावा यूरोपियन भारत में लोकहित की दृष्टि से नहीं किंतु निजी स्वार्थ की दृष्टि से आए थे। इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण ही भारतीयों को बार बार उनकी हीनता का बोध कराया जाता था और उनके निवास स्थान भारतीय निवास स्थान से बिल्कुल अलग और गंदे हुआ करते थे। इसके साथ रेल यात्रा, रेस्टोरेंट आदि स्थानों पर भी उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था। जाति विभेद की यही नीति न्यायिक मामलों में भी जाति विभेद के फलस्वरूप जातीय कटुता में वृद्धि हुई और अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में घृणा की भावना उत्पन्न हुई और इसी भावना ने राष्ट्रीय भावना की जागृति उत्पन्न कर दी थी।